हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, इससे पहले हम अपने 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं उसको, और ये हम लोग 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी इस पार्ट 1 को कवर करेंगे, हाफ चैप्टर को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 करेंगे, ताकि एक चैप्टर अच्छे से हमें समझ में आ पाए। ठीक है, यहाँ पे मोशन एंड मेजरमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से मोशन होता है, मतलब कहने का है किस तरह चीज़ें मूव करती हैं और फिर किस तरह से उनको मेजर किया जाता है। इस चैप्टर में हम ये एक्टिविटीज़ के थ्रू समझने वाले हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन हो रहा है, पहेली और बूझो। पहेली है और बहुत सारे बच्चे हैं। चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूझो क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। वो लोग अपने समर वेकेशन में कहाँ गए और क्या क्या उन लोगों ने वहाँ पर देखा चीज़ों को, तो वो उसको वहाँ पर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ लोग जो है अपने ट्रेन के थ्रू विलेज गए हैं, और कुछ है जो बस के थ्रू गए, कुछ बुलाकार्ट के थ्रू गए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चे उन्होंने व्हीकल चूज़ किए और उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे गए हैं। कुछ एरोप्लेन से गए हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी वहाँ पे छुट्टियाँ बिताई। कुछ लोगों ने अपने हॉलीडे में जाके वहाँ पे जो है काफ़ी अपने अंकल के साथ जाके फ़िशिंग भी की, जहाँ पे उन्होंने मछली को पकड़ा। ठीक है, तो और बहुत सारी बोट्स को भी देखा। तो इस तरह से यहाँ पे शुरू में यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, मूव किया एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो व्हीकल्स यूज़ किए वो अलग अलग व्हीकल्स का यूज़ करते हुए काम किया। जैसे कि उन्होंने मछली पकड़ी तो बोट पे बैठ के उन्होंने अपने अंकल के साथ वहाँ पर मछली पकड़ी। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी ट्रिप्स देखने को मिली। अब यहाँ पे बात आ रही है कि टीचर यहाँ पर एक आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है, उसको उसके बारे में रीड करके पूछ रहे हैं कि आपने इसके बारे में पढ़ा है कि कुछ जो स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स हैं, ठीक है, वो मार्स पे की सॉइल पर भेजे गए हैं। ठीक है, किस लिए? एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो व्हील्स जो कि व्हीकल भेजे गए हैं स्मॉल व्हील्ड, ये किसके थ्रू भेजे गए? स्पेस क्राफ्ट के थ्रू मार्स पर भेजे गए हैं। ठीक है, तो ये इस बीच में ये भी डिस्कशन में ये भी आता है कि टीचर अपना ये जो आर्टिकल इन्होंने पढ़ा है इसके बारे में बच्चों से पूछती हैं। अब इसी टाइम पे पहेली जो होती है वो रीड करी होती है स्टोरी, ठीक है, एंशिएंट इंडिया की, जिसमें वो जानना चाहती है कि किस तरह लोग जो होते थे पहले ट्रैवल करते थे। आज के टाइम पे तो हम जिस तरह बाइसिकल चाहते हैं, प्लेन चाहते हैं, शिप्स के थ्रू, बस के थ्रू, ठीक है, मेट्रो ट्रेन्स आजकल चल गई है। तो पहले के टाइम में जो एंशिएंट पीरियड था, उस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें डेवलप्ड नहीं थी, तो वो किस तरह से ट्रैवल करते होंगे। ठीक है, तो पहेली के दिमाग में ये बात आ रही है, वो इसको किस में पढ़ रही है? स्टोरीज़ में पढ़ रही है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया की। अब यहाँ पे एक आपका ये पूरा इंट्रो बताया गया है कि हम लोग किस तरह से चीज़ें व्हीकल्स होती हैं, किस तरह मूवमेंट होता है, किस तरह मोशन होता है, और उसके लिए क्या व्हीकल्स अप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है आपकी स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट की अपनी क्या स्टोरी है। तो बहुत टाइम पहले की बात है ये, लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहले के जो लोग होते थे उनके पास किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। वो अपने पैरों से चल के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, चाहे उनको उसके लिए कितना भी टाइम लगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते थे, फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ, उनको समझ में आया, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन के, तो उसे समझ में आया कि उसने एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए चूज़ किया। ठीक है, उसके ऊपर बैठ कर या उसको साथ में लेकर सामान उसके ऊपर रख कर उसको यूज़ करने लगा। जिस तरह हम जानते हैं कि पहले के टाइम पे हॉर्सेस हो गए, एलिफेंट हो गए, गधे हो गए, है ना, उन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए या किसी भी रीज़न से जब जाना होता था तो उनको यूज़ किया जाता था। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फॉर एंशिएंट टाइम। पुराने के जो टाइम था, एंशिएंट पीरियड था, उस टाइम पे अगर हमें वाटर में जाना है, वाटर रूट से अगर हम ले रहे हैं, तो वहाँ पे बोट्स का यूज़ किया जाता था। छोटी छोटी बोट्स किस तरह से बना लेते थे, जैसे कि वो लॉग्स लेते थे जो लकड़ी के होते हैं, लकड़ी के उनको हॉलो कर लेते थे। हॉलो मतलब अंदर से वो खोखले होते थे, जिसकी वजह से हॉलो कैविटी होने की वजह से वो आराम से फ्लोट कर सकते हैं पानी के ऊपर। ठीक है, और भी बहुत तरह के ये भी किया जाता था कि बहुत सारे लकड़ी के ये लट्ठे ले लिए गए, या लॉग्स कहेंगे इनको, बीच में ये हॉलो होंगे और उनको आपस में जोड़ लिया गया रस्सी से, और उसके ऊपर बैठकर उन्होंने फ्लोट किया उसके ऊपर, वाटर बॉडी के ऊपर। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा, फिर उन्होंने क्या देखा कि जैसे कि उन्होंने इमिटेट किया कि जो शेप्स होते हैं एनिमल्स के, जैसे फ़िश है वो तैर सकती है आराम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका क्या शेप है, तो उन्होंने उसको इमिटेट किया।
ठीक है, जो कि हम इस शेप को बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं 2 चैप्टर में, प्रीवियस जो थे हमारे 8 और 9 में, उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ फिशेस। ठीक है, तो इस तरह के शेप्स पे उन्होंने बोट को बनाना शुरू किया। तो धीरे धीरे इस तरह से एंशियंट टाइम में ये काम होना शुरू हुआ, जो कि बहुत टाइम लगा, बहुत साल लगे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मूव करने में। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे बोट बनी। ठीक है, फिर इन्वेंशन हुआ धीमे धीमे, आपको पता है व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहिए का इन्वेंशन हुआ, उससे फिर धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हुए और ट्रांसपोर्टेशन भी उससे स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये है यहाँ पे, और इसके पीछे ये व्हील्स लगा दिए गए। व्हील्स में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंज आया। पहले आपके रेक्टेंगुलर आपके जो स्क्वायर शेप बनाए गए, फिर उनके जो शार्प थे एजेस थी उनको कट किया गया, फिर देखा गया ये और अच्छा नहीं चल रहा है तो उसे और शेप, सर्किल का शेप दिया गया। इस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और फिर आगे जब हम 19वीं सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे पीपल डिपेंड हो चुके थे पूरी तरह से एनिमल्स के ऊपर, बोट्स के ऊपर, शिप्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में ट्रांसपोर्ट करने के लिए शिप्स का यूज़ करने लगे, बोट से शिप्स बनना शुरू हुए। फिर और टाइम बीता, स्टीम इंजन आया। ठीक है, स्टीम इंजन डेवलप्ड हुआ, और उसके बाद पूरा आपके रेल रोड्स और जो भी आपके जैसे कोई भी चीज़ें लेने के लिए, सामान या जाने आने के लिए, इन चीज़ों का यूज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ के कह रहे हैं कि रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन, उसी के हिसाब से जब स्टीम इंजन बना उसके अकॉर्डिंग रेल रोड्स को बनाना शुरू किया गया। ठीक है, पटरियाँ बिछाना शुरू की गई ताकि जो भी सामान है, चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट इधर से उधर हो सके। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें यूज़ करना शुरू की गई। फिर इसके बाद जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हम देखने को मिल रहा है, वैसे फिर ऑटोमोबाइल्स आए आपके, है ना। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो आपके मोटर कार्स आ जाती हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं। तो ये हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं कि धीरे धीरे किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कहाँ पहले इंसान जो था वो सिर्फ पैरों से चलता था, फिर धीरे धीरे उसने इन चीज़ों को आराम किया। जैसे जैसे व्हील्स का डिस्कवरी हुई, फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प मिलती चली गई। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मोटर कार्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स में ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, मोटराइज बोट्स हो गई। पहले बोट्स ऐसे हाथों से चलाई जाती थी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग हवा है या जो भी फ्लोटिंग का उनका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग वो मूव की जाती थी। ठीक है, लकड़ी के जो वो होते थे, कहते हैं चप्पू जो होते हैं, वो चला चला के यूज़ किया जाता था। फिर धीमे धीमे उनमें इंजन्स लगने लगे, तो इस तरह से मोटराइज बोट्स आने लगे, फिर शिप्स आने लगे। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट देखा गया ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कि किस तरह से ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज होते गए धीरे धीरे अपने पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, 1900 के टाइम पे आपके एरोप्लेन्स आ गए, जो कि हम अगर पहले हम सिर्फ लैंड पे चलते थे और पानी में मूव करते थे, तब तक हमने एयर में शुरू नहीं किया था। लेकिन 1900 में हमें एरोप्लेन्स की डिस्कवरी होने के बाद पूरा एरोप्लेन्स के थ्रू हम बहुत दूर दूर ट्रैवल करने लगे। दीज वर लेटर इम्प्रूव्ड कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। ठीक है, जो भी पैसेंजर्स या गुड्स उनके होते थे वो इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन उनका शुरू हो गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलने लगी, मोनो रेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें 20वीं सेंचुरी में आ गई। ठीक है, पहले ट्रेन्स होती थी जो आपकी कोयले से चलती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलने लगी, मोनो रेल्स आ गई, मेट्रो ट्रेन अगर आप देखें। फिर सुपरसोनिक जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इनका डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरी हुई। स्पेस क्राफ्ट अगर हमने शुरू में ही पढ़ा था कि टीचर ने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें उन्होंने देखा कि मार्स पे काफ़ी व्हील्ड जो व्हीकल्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू भेजे जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट के थ्रू भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 1900 20वीं सेंचुरी में किस तरह से व्हीकल्स का या ट्रांसपोर्टेशन में आपकी प्रोग्रेसिव चेंज देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है 10.1 फिगर की, जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ट्रेन, बस, ये सब हमें शिप्स, बाइसिकल और प्लेन देखने को मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं फिगर 10.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, फ्रॉम अर्लीस्ट मोड टू ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। इसको हमें किस ऑर्डर में लगाना है कि पहले क्या चलता था, ठीक है, और अब क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको धीरे धीरे लगाना है। ठीक है, प्रोग्रेसिव चेंज दिखाना है यहाँ पे। Are there any of the early modes of transport that are not in use today? ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे ये पूरा आपको बता दिया गया कि किस तरह से पहले बात की गई ट्रैवलिंग की, कि अलग अलग हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए, उसके बाद किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जो कि आपके व्हील से स्टार्ट हुआ और जाके कहाँ ख़त्म हुआ, आपके प्लेन और स्पेस क्राफ्ट पे ख़त्म हो रहा है, और भी इम्प्रूवमेंट होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें हमें देखने को मिली।
यहाँ पे पूरी तरह से मोशन की बात आपकी की गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं मेजरमेंट की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी, ये सेकंड हेडिंग है जो कि आपको बता रही है हाउ वाइड इन दिस डेस्क, यानी कि डेस्क की बात की जाएगी इस हेडिंग के अंदर। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड, ठीक है, कैसे समझते हैं लोग कि उनको कितनी दूर जो है ट्रैवल करना है, ठीक है, सफ़र करना है। हिंदी में कहते हैं यात्रा करनी। किस तरह से वो समझते होंगे कि स्कूल कितना दूर है और यहाँ पे हम कौन सा व्हीकल अप्लाई करें, ठीक है, हम पैदल चले जाएं या हम बाइसिकल का यूज़ कर लें या हम कार का यूज़ कर लें। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमें पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है, जितनी डिस्टेंस होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने व्हीकल को यूज़ में लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह की बात हो रही है। It is often important to know how far place is so that we can have an idea how we are going to reach that place, walk, take a bus or a train, ship, an aeroplane or even a spacecraft। यहाँ पे यही बात की जा रही है कि हमें डिस्टेंस का आइडिया होनी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस कितना है इसका मेजरमेंट हमारे पास होना चाहिए। उसी के हिसाब से हम या तो वॉक करेंगे या तो बस लेंगे या तो ट्रेन लेंगे, फिर या तो शिप लेंगे और एरोप्लेन, या हम स्पेसक्राफ्ट को भी यूज़ करेंगे। अब अगर हमें किसी प्लैनेट पे जाना है तो हमें एरोप्लेन का यूज़ करना बेकार है, वहाँ पे हमें स्पेसक्राफ्ट लेना है, ठीक है। हमें यहाँ से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जाना है तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन का यूज़ कर सकते हैं, फ़्लाइट ले सकते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, यानी कि मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर मेजरमेंट ही नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर हमें अब अगर अमेरिका जाना है तो हमें कितने, हम बाइसिकल से चल दें, तो ये अंदाज़ होना ज़रूरी है, आइडिया होना ज़रूरी है कि डिस्टेंस कितनी है। और वो किसके थ्रू होती है, वो मेजरमेंट के थ्रू होती है कि ये चीज़ यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है। यहाँ पे इसी बात का ध्यान दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ एंड वेट वी नीड टू नो, ठीक है। इन पहली बुझो क्लासरूम्स देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाई 2 स्टूडेंट, ठीक है। पहली भूजो का जो क्लासरूम है उसमें बहुत सारी डेस्क हैं और इसमें 2 बच्चों को एक डेस्क को क्या करना है, शेयर करना है। तो अब ये इन लोगों में प्रॉब्लम रहती है चीज़ों को शेयर करने में कि कितनी डेस्क पे कितना कोई बैठे, ठीक है। इस एक तरह से बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वो कितनी जगह ले रहे हैं, कभी भूजो ज़्यादा जगह ले रहे हैं, कभी पहली। तो टीचर उनको सजेस्ट करती है कि आप अपनी क्या करिए, इस डेस्क को जस्ट हाफ कर लीजिए, हाफ करके आप लेंथ को मेजर कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, हाफ आप अपनी जगह ले लीजिए और हाफ आप अपनी जगह ले लीजिए। तो जो बूझो और पहेली हैं वो क्या करते हैं, वो गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो उनके पास गिल्ली, अपनी गिल्ली और डंडा है, तो वो दोनों क्या करते हैं, वो डेस्क पे प्रॉपर वे में इस तरह से अरेंज करते हैं, एक डंडा गिल्ली और एक डंडा और गिल्ली, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो लाइन ड्रॉ होती है इसके थ्रू इनको पता चल जाता है कि ये हाफ पोर्शन पहेली का है और हाफ रिमेनिंग हाफ बूझो का है, ठीक है। तो इस तरह से इनको बात समझ में आ जाती है, यानी कि यहाँ पे हमने मेजर किया और मेजर करके इसको अलग अलग कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि इनकी जो लाइन होती है वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब ये टाइम बीत गया है और बूझो और पहेली के पास जो गिल्ली डंडा था उनके भी मेजरमेंट चेंज हो गए हैं। तो जब वो दोबारा इसको रख के देखते हैं तो यहाँ पर बीच में जो गिल्ली है ये ओवरलैप करती है। तब इनको समझ में आता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अब हम क्या करें इसके साथ। तो फिर उनको यहाँ पे क्या होता है, सजेशन यहाँ पे मिलता है कि वो क्या कर लें, कोई भी वायर ले लें, ठीक है, क्योंकि अब प्रॉपरली अरेंज नहीं हो रहा है तो वो अब यहाँ पे क्या करें, वायर ले लें और वायर लेके उसको मेजर कर लें और मेजर करने के बाद उसको जस्ट हाफ कर लें। तो इस तरह से इनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क। कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट, क्या वो क्रिकेट विकेट यूज़ कर सकते हैं, एंड बेल्स टू मेजर द लेंथ। डू यू थिंक दैट द माइट क्रिएट अ सिमिलर प्रॉब्लम। वन थिंग दे कुड डू टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रिंग लें और उसमें 2 मार्क पॉइंट कर लें, ठीक है। इसके अलावा वो ये भी कर सकते हैं कि पूरी डेस्क की लेंथ ले ली और उसको जस्ट हाफ कर दिया और उससे आइडिया मिल गया, उन्होंने उसके हिसाब से वहाँ पे मार्क कर लिया कि यहाँ पे हमें तुम बैठना है, यहाँ पे तुम्हें बैठना है, ठीक है। और हमें इसके और मार्क लगाना हो और बड़ी चीज़ हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, और डबल कर सकते हैं, जिससे वो 1/4 हो जाएगी। 1/4 को जैसे हम और डबल करेंगे वो 1/8 हो जाएगी। तो इस तरह से ये समझाया गया है कि हम किस तरह से एग्जैक्टली उसको स्ट्रिंग को रख के और उसको हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं। यू वुड से दैट दे शुड यूज़ अ स्केल इन दिस ज्योमेट्री बॉक्स। और हम इसके अलावा क्या कर सकते थे, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है उसके थ्रू भी हम मेजर कर सकते थे कि पहले हम फुल डेस्क को मेजर कर लेंगे फिर फर्दर उसको हाफ कर देंगे। वो जो हैज़ बिन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेज
बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वर मेड एंड हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस। ठीक है, वो सोच रहा है कि पहले जब इस तरह के मेजरमेंट नहीं होंगे तो इंसान किस तरह से चीज़ों को डिवाइड करता होगा, जैसे कि गिल्ली डंडा के थ्रू इन्होंने किया, एक स्ट्रिंग के थ्रू इन्होंने किया। ठीक है, तो ये इसके बारे में सोच रहा है, यानी कि हमें ये समझ में आया कि मेजरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड स्केल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंसेस। बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम टेलर के पास जाते हैं तो वो मेजर करता है कि हमारी बॉडी की जो भी हमारे हाथ की, हमारी बॉडी की लेंथ है, ठीक है, या जो भी जिस तरह के कपड़े बनाना है उसके अकॉर्डिंग वो उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनके पास स्केल होते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि जगह जगह पे हमें इस मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। एक कुर्ता बनाने के लिए उसके जो कपड़ा दिया गया वो इनफ है कि नहीं है। कारपेंटर जब मेज़ बनाने चलता है या कबर्ड बनाने चलता है तो वो लकड़ी देखता है, उसको मेजर करता है कि ये इस लकड़ी से ये पूरी कबर्ड बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे भी इसको एक स्केल, स्टैंडर्ड स्केल की ज़रूरत पड़ती है। द फार्मर नीड टू नो द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ एरिया ऑफ लैंड। फार्मर को भी ज़रूरत पड़ती है कि उसके पास कितना बड़ा खेत है। ठीक है, वो किस तरह से इस कितनी जगह पे कितने बीज डाले, ठीक है, ताकि उसकी प्रॉपरली जो क्रॉप्स उनको जगह मिल पाए, पूरा वाटर सप्लाई मिल पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे मेजर करने की ज़रूरत पड़ती। सपोज़ यू आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। ठीक है, हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग की हाइट कितनी हो गई है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने को भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की जा रही है। या हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा रूम कितना है, कितना बड़ा है, हमारी डेस्क कितनी बड़ी है। दिल्ली से लखनऊ की बात करें तो उनकी डिस्टेंस कितनी है, मून से अर्थ की बात करें तो उनकी डिस्टेंस कितनी है, और इसके लिए हमें अलग अलग टाइप के मेजरमेंट स्केल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंसेस बिटवीन टू प्लेसेस। हर चीज़ में देखें तो हम ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या करनी है, डिस्टेंस पता करनी है, और उसके लिए एक प्रॉपर मेजरमेंट स्केल चाहिए जिससे हम उसको चेक कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे ये बात की जैसे कि जम्मू और कन्याकुमारी की डिस्टेंस क्या है। लेट अस डू फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंसेस और लेंथ्स। ठीक है, तो अब इसके थ्रू हम आगे समझेंगे किस तरह से किन किन चीज़ों के लिए किस तरह के यूज़ किए जाते हैं, किस तरह से उसे मेजर किया जाता है। एक्टिविटी 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन यूजिंग योर फूट। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या ले लेना है, यहाँ पे हम अपने फूट के थ्रू मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, फूट है, हमारा पैर है। अब उसके थ्रू हमें अपने क्लासरूम की जो लेंथ और ब्रेथ है उसको मेजर करना है कि यहाँ पे हमारे कितने फुट है, 10 फुट है कि 40 फुट, जो भी आपकी मेजरमेंट है क्लासरूम की उसके अकॉर्डिंग कितनी मेजरमेंट हुई। तो हम अलग अलग ग्रुप बना लेंगे क्लासेस में और सबको अलग अलग तरह से मेजरमेंट करने के लिए कहेंगे। It is possible that while measuring these you may find some parts remains to be measured as it's similar as is smaller than your foot. Use a string to measure the length of the part of your foot. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, एक स्ट्रिंग भी ले सकते थे, उसके थ्रू भी हम उसको मेजर कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें टेबल 10.1 बनानी है जिसमें स्टूडेंट का नाम लिखना है, लेंथ ऑफ द क्लासरूम लिखनी है और यहाँ पे विड्थ लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम उस किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। ये आपके हुए जो कि एक स्टैंडर्ड नहीं है, ये हम लोग जनरली ऐसे पहले के टाइम में यूज़ करते थे कि फुट के थ्रू नाप लिया, हाथों के थ्रू नाप लिया। ठीक है, लेकिन फिर प्रॉपरली क्या आने लगे, स्केल्स आने लगे, ताकि क्योंकि हमारे हाथ में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। हमारा हाथ अलग है, टेलर का हाथ अलग है, हमने अपने हाथ से बता दिया कि इतना, और जब टेलर ने उसको मेजर किया अपने हाथ से तो वो अलग हो गया। इसलिए प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज क्या बनने लगे, आपके मेजरमेंट स्केल बनने लगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 2, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह हैंड स्पैन के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, टेबल को मेजर कर रहे हैं। वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पैन एंड यहाँ पे एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट की हमें क्या लेनी है, हैंड स्पैन लेनी है, अपने हाथ से हमें इसको मेजर करना है। You may find that you need to string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement. ठीक है, स्ट्रिंग के थ्रू भी हम इसको मेजर कर सकते हैं और हाथ के थ्रू भी। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। यहाँ पे यही करना है, आपको मेजर करना है कितने हैंड स्पैन हुए, यहाँ पे ये लिखना है विथ सम नोन क्वांटिटी। दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो जो भी आपकी फिक्स क्वांटिटी आ रही है वो क्या कहलाएगी, आपकी यूनिट कहलाएगी। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स। 1 पार्ट इज नंबर। जब भी हम रिजल्ट लिखते हैं मेजर करने के बाद तो वहाँ पे पहला, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, अगर हम लिखेंगे जितने हमारे
हैंड स्पैन लगे हैं 10 है या 20 है या 5 है, तो पहले क्या हम लिखेंगे, 1 पार्ट में नंबर लिखेंगे और उसके बाद उस यूनिट का नाम लिखेंगे। अगर हम आज के टाइम में बात करें तो अगर हम 10 सेंटीमीटर कोई चीज़ है तो हम पहले उसका नंबर लिखते हैं 10 और फिर वहाँ पे लिख देते हैं cm। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कौन सी यूनिट का यूज़ किया जा रहा है और उसके आगे कितने नंबर हैं। यहाँ पे अगर 5 हैंड स्पैन है तो लिखा जाएगा 5, फिर हैंड स्पैन को मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बताई जा रही है ये क्या, जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ की, वो उसकी क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। ठीक है, और ये 2 पार्ट्स में लिखी जाती है। पहला नंबर होता है, जो अदर पार्ट होता है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है कि वहाँ पे हमने क्या लिया। जैसे कि अगर हम एक्टिविटी 1 की बात करें तो उसमें हमने लेंथ और ब्रेथ रूम की हमें लेनी थी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या निकली थी आपकी 12 लेंथ ऑफ योर फूट एंड देन 12 इज़ द नंबर। अब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि रूम की जो लेंथ देखी गई थी वो 12 थी। ठीक है, तो 12 थी, तो 12 आपका क्या हुआ, आपका 12 बता रहा है कि यहाँ पे फूट का नंबर बता रहा है और लेंथ हमने कौन सी यूज़ की, फूट, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया जाता है। 12 लेंथ ऑफ योर फूट देन 12 इज़ द नंबर एंड द फूट लेंथ इज़ द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। यहाँ पे हमने फूट लेंथ ली, अपने पैरों की ले ली और कितने नंबर हुए, वो 12 हुई। तो नंबर और उस यूनिट के थ्रू हम बताते हैं कि ये इसकी यूनिट है। ठीक है, और इसको हम प्रॉपरली मेजर करते हैं। अब हमने टेबल 10.1 भी बना ली, 10.2 भी बता ली। ठीक है, जिसमें हमने एक में हैंड स्पैन का यूज़ किया और एक में हमने फूट का यूज़ किया है। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल, परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट। ऑब्वियसली सबकी हाथ जो है वो अलग अलग है और उसके अकॉर्डिंग सबके रिजल्ट क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। इसी तरह से जब रूम को मेजर किया गया था फूट के थ्रू, तो सबके पैर के साइज़ जो होते हैं, फूट के साइज़ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनकी जो लेंथ होगी, जो उनके मेजरमेंट होंगे वो सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ फूट अलग अलग है। एज अ यूनिट टू अदर दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ। तो इस तरह से हम नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल लेंथ जो कि कोई भी मेजर करे तो वही आएगी। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर क्या लेना होगा, स्टैंडर्ड स्केल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। यही बात यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब कोई भी पर्सन हो वो उसे यूज़ करेगा स्टैंडर्ड स्केल को, तो वही मेजरमेंट आएगी जो दूसरे की आएगी। लेकिन जब हम फुट और हेड स्पैन का यूज़ कर रहे थे जो कि एक स्टैंडर्डाइज यूनिट नहीं है, तो वहाँ पे जो आंसर्स होंगे वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये समझाने की बात की जा रही है, यानी कि स्टैंडर्ड जो यूनिट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ के लिए। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की। इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ फूट, द विड्थ ऑफ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, तो जो पहले के टाइम होते थे उसमें आपकी मुट्ठी से भी चेक किया जाता था। ठीक है, कि एक मुट्ठी में जितने गेहूँ आ गए उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर किया जा रहा है कि इतने में मुट्ठी यहाँ पर क्या है, गेहूँ है, इतने मुट्ठी चावल है, तो उसके थ्रू वहाँ पे यूज़ किया जाता था। वैसे फूट के थ्रू, हैंड स्पैन के थ्रू यूज़ किया जाता था, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction। ठीक है, अगर हम इंडस वैली की बात करें सिविलाइजेशन की, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये डेवलप्ड था और इसके हमें क्या मिले, एविडेंसेस मिले हैं जिसमें बहुत ही परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो वो वहाँ पे बहुत चीज़ें डेवलप्ड थी। क्यूबिट की बात की जा रही है। क्यूबिट इज़ अ लेंथ फ्रॉम एल्बो टू द फिंगर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो एल्बो यानी कि कोहनी होती है और हमारी फिंगर की जो टिप है उसको मिला के एक ये लेंथ आपकी क्यूबिट बनाई जाती है। ये एक क्या आपका मेजरिंग स्केल एक बनाया गया है जो कि पुराने टाइम पे जो इजिप्ट के लोग थे वो यूज़ करते थे। एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसको और भी जो वर्ल्ड हैं वर्ल्ड में यूज़ किया गया इन यूनिट्स को। ठीक है, कहाँ से चला है, ये कोहनी से लेकर आपके मिडिल फिंगर की टिप तक। ठीक है, ये इजिप्ट में यूज़ होता था और भी वर्ल्ड में ये यूज़ हुआ है एज ए यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ के तौर पे ये यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं। पीपल ऑल्सो यूज़ द फूट, उन्होंने फूट भी यूज़ किया गया। डिफरेंट हमारे जो वर्ल्ड के पार्ट्स हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया गया अदर अलग अलग रीजन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करें तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किस किस तरह के मेजरिंग स्केल्स लिए जा रहे हैं। फिर पीपल मेजर्ड यार्ड, उन्होंने यार्ड में भी क्लॉथ को मेजर किया है बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड द चिन। ठीक है, अब यार्ड क्या चीज़ होती है ये इसको एक्सप्लेन करें कि यार्ड ये चीज़ है कि जो भी कपड़ा होता था तो उसको जो हमारी चिन है, ठीक है,
चिन से लेकर हमें डिस्टेंस कितनी कवर करना है, द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच आर्म, हमारी जो आर्म है उसकी टिप, बिल्कुल मिडिल फिंगर की टिप ले लीजिए और इधर से चिन ले लीजिए, ठीक है। तो इसके बीच का जो आपका डिस्टेंस आएगा ये आपका यार्ड कहा जाता था। बहुत अच्छी तरह समझिए, पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन, द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स, ठीक है। तो इस तरह से रोमन इसको यूज़ करते थे। वैसे हमने पढ़ा कि फूट को कौन यूज़ करते थे, इजिप्ट के लोग यूज़ करते थे, ठीक है। फिंगर टिप के थ्रू यूज़ करते थे, हम लोगों ने पहले पढ़ा, ठीक है। एल्बो से लेकर फिंगर टिप तक इजिप्ट के लोग यूज़ करते थे। यार्ड को कौन यूज़ करते थे, आपके रोमन्स यूज़ करते थे। और भी बहुत सारे पार्ट्स में वर्ड के प्रैक्टिस हुआ ये। तो और एंशिएंट इंडिया की बात की जा रही है, स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज पर एन अंगुल, यानी कि फिंगर, ठीक है। अंगुल कहा जाता था, उंगली को यूज़ किया जाता था, और मुट्ठी, ठीक है, मुट्ठी को फिस्ट कहते हैं, मुट्ठी। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फोर आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ garlands in many town of India. Many such body parts continue to be used to unit of the length when convenient. ठीक है, यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जैसे कहीं पे फिंगर यूज़ की जा रही है मेजरमेंट के लिए, कहीं मुट्ठी का यूज़ किया जा रहा है, तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट के लिए उन्होंने अपने यूनिट्स बना रखे थे कि हम इसके थ्रू इसको मेजर करेंगे। अब आगे बात आती है, हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज, ठीक है। यही बात आ रही है कि जब भी हमने शुरू में एक्टिविटी की हैंड स्पैन के थ्रू, फूड के थ्रू, तो यही देखा कि ये चीज़ें प्रॉब्लम मतलब कर रही हैं, मेजर चीज़ों को कर रही हैं, लेकिन हर इंसान का एक बॉडी पार्ट डिफरेंट होने की वजह से रिजल्ट सेम नहीं आएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, मेजरमेंट में कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हुआ। तब 1790 में फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। फिर जब ये कन्फ्यूजन देखा गया कि जब जो भी मेजरमेंट है वो हो तो रहा है, लेकिन अलग अलग हाथ पैर होने की वजह से, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होने की वजह से उनमें चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज देखने को मिल रहा है और कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, 1790 में फ्रेंच ने क्रिएट किया एक स्केल, स्टैंडर्ड स्केल कहेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको कहा गया मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए किया गया, ताकि जो भी मेजर करे उसमें एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो, सबका एक हो। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस स्टैंडर्ड को, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये आंसर क्या दे रहा था, सेम दे रहा था, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही थी कि जहाँ से भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक सिमिलर आ रहे हैं। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको अब नाम दे दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और शॉर्ट में लिखते हैं SI यूनिट्स। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। SI यूनिट की अगर हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। अब मीटर की बात कर लें, अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6, नीचे हम देखेंगे। ऑल्सो शोन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। अगर हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखें तो उसमें 15 सेंटीमीटर हमें स्केल देखने को मिलता है, और यहाँ पे फिगर आपके 10.6 में मीटर स्केल को दिखाया गया है। ये रही, ये आपका क्या है, मीटर स्केल है, पूरा मीटर स्केल एंड 15 सेंटीमीटर स्केल, ये 15 सेंटीमीटर स्केल है और ये आपका पूरा एक मीटर स्केल है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूनिट्स को पढ़ते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, इसको अच्छे से याद रखिएगा, आपके मैथ्स में भी काम आएगा। और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, ठीक है, याद रखिएगा, मिलीमीटर। आपकी इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन है, मीटर है, ठीक है। मीटर के बाद छोटी कौन है, सेंटीमीटर है, और सबसे छोटी आपकी mm है, मिलीमीटर, इसको याद रखिएगा। यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और अगर कहा जाए कि 1 मीटर में कितने mm है, तो आप यहाँ पे बता देंगे 1000, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, और अगर हम कहें कि 1 मीटर इक्वल्स टू, तो आप यहाँ पे कहेंगे 1000 mm, ठीक है, मिलीमीटर। ये बात याद रखिएगा और नोट करिएगा, क्योंकि आपको डिफरेंट उसमें ये देखने को मिल सकता है। अब बात करें फॉर मेजरिंग लार्ज, अगर ये तो छोटे छोटे डिस्टेंसेज हैं तो हमने इनको सेंटीमीटर, मीटर और mm में ले लिया, लेकिन अगर हम बात करें कि लार्ज डिस्टेंस है तो वो किस में यूज़ करेंगे, उसके लिए हम बड़ी यूनिट यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं किलोमीटर, ठीक है। वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कॉल्ड अ किलोमीटर km, यानी कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर।
यानी कि सबसे बड़ी यूनिट हमारी हुई किलोमीटर, फिर सेकंड नंबर पे हुई मीटर, थर्ड पे आएगी सेंटीमीटर और फोर्थ पे आएगी मिलीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। जो सबसे छोटी है वो सबसे बाद में आपकी आ गई। ठीक है, अब इनका इंटर कन्वर्जन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको पूछ सकते हैं, आपको अलग से वीडियो बना के इसको समझा दिया जाएगा। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। अभी आपके स्टैंडर्ड स्केल आ चुके हैं SI यूनिट्स में, और अब इससे प्रॉपरली हम इसको अपनी डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इन योर डेली लाइफ यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। हम बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस और मीट्रिक स्केल को यूज़ करते हैं किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए। जैसे टेलर की बात करें तो वो टेप को यूज़ करता है, यूज़ अ टेप। वेयर इज़ अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड। ठीक है, अगर हम कपड़ा ख़रीदने जाते हैं वो एक रॉड को यूज़ करते हैं, मीटर रॉड कहलाती है। तो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। यू कांट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और साइज़ ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। ठीक है, स्केल से हम अपने चेस्ट को या किसी ट्री की जो स्टेम है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें टेप चाहिए। मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस। वो मूव कर जाएगा और वो चारों तरफ से उसको लपेट के मेजर कर लेगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टाइप के हमें टूल यहाँ पे चाहिए। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज लेंथ ऑफ द एफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ द, हम अपने स्केल जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है 15 सेंटीमीटर का, उससे हम अपनी पेंसिल को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए हम अपना स्केल यूज़ करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, स्टैंडर्डाइज होना ज़रूरी है। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें यूज़ करना है जब भी कोई चीज़ हम मेजर करें। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन 10.7। ठीक है, जैसे दिखाया गया तो हमें इसको यहाँ से रख के इसको मेजर करना है। फिर क्या करना है, इन सम स्केल्स कुछ स्केलों में क्या होता है कि जो एंड होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मैं आधा अधूरा स्केल लेकर नहीं खड़े होना है। यू मे नॉट एबल टू सी द ज़ीरो मार्क क्लियरली। उसमें जो ज़ीरो मार्क होता है वो हमें दिखता नहीं, और अगर ज़ीरो मार्क से हमने उसको मेजर नहीं किया तो वो चीज़ हमारा मेजरमेंट ख़राब हो जाएगा। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड, देखिए यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ें अवॉइड करना है। मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलॉन्ग द लेंथ टू मेजर, फर्स्ट हमें करेक्ट बताया गया है और दूसरा हमें क्या बताया गया है कि ये तरीका गलत है। हमें स्केल को बिल्कुल सीधा रखना है, ज़ीरो मार्क पे रखना है और बिल्कुल सीधा। अगर हमने टेढ़ा किया तो वो मेजरमेंट वहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं हमें ज़ीरो से मेजरमेंट को लेना है, जो भी स्केल में ज़ीरो है वहाँ से स्टार्ट करना है। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल 1 सेंटीमीटर, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। अगर हम ज़ीरो से ना शुरू करके 1 से कर रहे हैं तो जैसे 15 आता है तो उसको हम क्या मान लेंगे 14, तो उधर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.8 बी द रीडिंग एट द एंड इज़ 1 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड it is 14.3 सेंटीमीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। अगर इस तरह से हम मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1 से मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 1 से किया है। तो हमें लास्ट में कर देना जो भी मेजरमेंट आया, जैसे कि 14.3 आया तो उसमें हमें क्या कर देना है, -1 कर देना है, यानी कि यहाँ पे 13.3 सेंटीमीटर है। और अगर हम 0 से मेजर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है वो सही है, 13.3 इज़ द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ए में जो इनकरेक्ट है और जो करेक्ट मेथड ऑफ द प्लेसिंग द स्केल विद द ब्रोकन एज, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इनकरेक्ट है और ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमें इस तरह से नहीं ले लेना है, कहीं से भी हमने उठा के ले लिया और ये यहाँ पे टूटा है, हमें 1 से ही ले लेना है। ठीक है, अगर 0 मार्क नहीं दिया है तो हमें यहाँ पे 1 से ले लेना है और उसको फिर रख के और फिर -1 लास्ट में कर देना है। जैसे यहाँ पे पता ही नहीं है कि 0 मार्क इनका कहाँ पर है, तो पहला वाला आपका क्या हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, और दूसरा वाला आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड बात करें, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। बिल्कुल सामने हमारी आई होनी चाहिए जब भी हम किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। करेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन। बिल्कुल सामने होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो आपकी 10.9 फिगर है
उसमें कह रहे हैं ये पोजीशन आपकी बी पोजीशन जो है वो करेक्ट पोजीशन है। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज़ 7.5, फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी रीडिंग में बी डिफरेंट। अगर यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ से हमें ये दिखेगा और इधर से अलग दिखेगा, इधर से अलग दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये बात हमें समझ में ईजिली आ रही है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट आराम से करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। एक्टिविटी 3 हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर में कोई प्रॉब्लम हो या इंटर कन्वर्जन हो तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।